वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 13 जिसका नाम है इंडियाज लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 1। बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंडिया होल्ड्स अ यूनिक पोजीशन अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो जो इंडिया है यानी कि हमारा जो भारत है वो एक अलग ही पोजीशन होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है? India is a country having largest democracy and its other culture is one of the oldest in the world। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी पूरी दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे कल्चर की, तो कल्चर जो है वो इंडिया जैसा कल्चर और पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को मिलता नहीं है। द कोऑर्डिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ आवर कल्चर हैज नॉट डिस्कार्डेड any religion, race or people but has accepted them wholeheartedly। हमारे यहाँ का जो संविधान है या हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने कभी भी कोई धर्म जाति भेदभाव नहीं किया। हमारे यहाँ पर ऊंच नीच की भेदभाव नहीं हुई, हमारे यहाँ पे काले गोरे की भेदभाव नहीं हुई, हमारे यहाँ पर लड़की और लड़के के बीच में अभी भेदभाव नहीं होता है। यानी कि हमारे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हमने हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हर एक चीज को ओपनली वेलकम किया है। यानी कि हर एक यहाँ पर लोग रह सकता है, हर एक धर्म जाति के लोग यहाँ पर एक साथ मिलजुल कर रह सकते, अपने त्योहार मना सकते हैं। Thus, impartially towards all the religious people and races is the peculiar कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया। और यही हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया का कि यहाँ पर बिना कोई भेदभाव के सब धर्म जाति के लोग, हर एक कास्ट के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। दैट इज वाई इंडिया इज बिकम अ कल्चर कॉन्फ्लुएंस। और इसीलिए जो इंडिया है वो कल्चर कॉन्फ्लुएंस बन चुका है। कल्चर कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? यानी कि पूरी दुनिया का जो एक सेंटर होता है ना, कि एक मेन हेडक्वार्टर टाइप क्या होता है, वैसे ही कल्चर का जो मेन हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, कल्चर का ओरिजिनेट बोल सकते हो। कल्चर जहाँ पर लोग सीखते हैं, समझते हैं और अपने आदतों में उतारते हैं, ऐसी जगह कौन सी है? तो हमारा भारत, हमारा इंडिया ऐसी जगह है। Even through many natural and man-made disasters have taken place, India has consistently continued her progress। इंडिया जो है उसके अंदर बहुत सारे नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर आपको देखने को मिलता है। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? जैसे लैंडस्लाइड हो जाना, सुनामी आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, तूफान आ जाना, ये सारी जो चीजें रहती है वो नेचुरल डिजास्टर में आती है। वहीं पर मैनमेड डिजास्टर में क्या आता है? रियॉट्स हो जाना, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, या फिर फ्लाइट हाईजैक हो जाना, टेररिस्ट अटैक्स हो जाना, ये सारी चीजें होती है मैनमेड डिजास्टर। यानी कि हमारे इंडिया में बहुत सारे मैनमेड डिजास्टर भी हुए, नेचुरल डिजास्टर भी हुए, बट हमने उन सबको ओवरकम करके हमारा जो इंडिया की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, वो कभी भी रुकी नहीं और वो कंटिन्यू आगे बढ़ती रही है। The geographical condition have contributed immensely towards the development and progress of Indian कल्चर। और इंडियन कल्चर को डेवलप करने के लिए एक और चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि इंडिया कौन सी जगह पर दुनिया में आया हुआ है। यानी कि हमारे पास अगर आप देखते हो तो साउथ, वेस्ट और ईस्ट में पूरा एक कोस्टल लाइन है, यानी कि हमारे पास समुंदर है। नॉर्थ में देखते हो तो हमारे पास हिमालय है। यानी कि हमारे जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि इंडिया कौन सी जगह पर है, कैसे रह रहा है, ये सारी ही चीजें हमारे यहाँ पर जो हमारा कल्चर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कल्चर को डेवलप करने के लिए और इवन इंडिया को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक कंट्री के पास ऐसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। इन डिटेल हम लोग देखेंगे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंडिया का कैसा है। और ये था बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि इंडिया जो है वो, इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, मतलब कि बहुत ज्यादा पूरी दुनिया ने माना है। हमारा यहाँ का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, जिन्होंने हमारे कल्चर को डेवलप होने में मदद किया है। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में एक यूनिक पोजीशन होल्ड करता है, उसके डेमोक्रेसी के लिए, उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए, उसके कल्चर के लिए। ये सारी ही चीजें हमारे इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं, इंडिया लोकेशन, साइज एंड एरिया। यानी कि इंडिया का लोकेशन किधर है, उसकी साइज कितनी है और इंडिया का एरिया कितना है। जियोग्राफिकली इंडिया लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इट एक्सटेंड अप टू द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया ऊपर नॉर्थ से शुरू होता है और नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर तक एक्सटेंड होता है। यानी कि ये जो इंडिया का ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला हिस्सा है वो एशिया कॉन्टिनेंट के नॉर्थ से शुरू होता है, जो एक्सटेंड कहां पर करता है? साउथ में करता है। यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से इंडिया शुरू होता है और वो साउथर्न हेमिस्फीयर तक कंटिन्यू करता है।
Span of mainland of India extend from 8 degree 4 latitude to 37 degree 6 latitude northern latitude and from 68 degree 7 latitude to 97 degree 35 latitude east longitude. अगर हम इंडिया का मेन लैंड की बात करें यानी कि इंडिया की जो मेन जमीन है वो कहां से कितनी है, तो अगर हम नॉर्थन लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री 4 लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड तक इंडिया का जो नॉर्थन लैटिट्यूड है वो है। और अगर ईस्ट लैटिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 लैटिट्यूड से 97 डिग्री 25 लैटिट्यूड का ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है वो देखने को मिलता है इंडिया का। यानी कि आपको यहाँ पर बेसिकली इंडिया का जो इन डिग्री और लैटिट्यूड के अंदर आपको इंडिया का मेन लैंड दिखाया हुआ है कि जो नॉर्थन है यानी कि आप समझे नॉर्थ टू साउथ है तो वो है 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड टू 8 डिग्री 4 लैटिट्यूड। और अगर आप ईस्ट की बात करते हो तो 68 डिग्री 7 लैटिट्यूड से 97 डिग्री 25 लैटिट्यूड का आपका इंडिया का जो है वो प्लस साइन देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड एट 23 डिग्री 5 लैटिट्यूड। और हमारे यहाँ पर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन भी जाती है जो आप देख रहे हो ग्रीन मार्कर से जो छोटे छोटे एक लाइन जा रही है जो 23 डिग्री 5 लैटिट्यूड पर है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, जो इंडिया के ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द पार्ट से पास होती है यानी कि इंडिया के सेंटर से पास होती है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो टोटल दो हिस्सों में बच जाता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है उसको नॉर्थ बोला जाता है बेसिकली और ये जो है इसको साउथर्न पार्ट बोला जाता है। नॉर्थ का हिस्सा आप देखोगे तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा उसकी आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी यानी कि ईस्ट में भी और वेस्ट में भी देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ के जितनी भी हिमालयन रेंजेस है, हिमालयन माउंटेन्स है, वो सारी कौन से में आती है, नॉर्थ के हिस्से में देखने को मिलेगी। और यहीं पर अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ जो है वो एक पेंसिल टाइप होने लगता है यानी कि एक ट्राइंगुलर शेप बनने लगता है यानी कि वो पतला होता जाता है इंडिया का पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथर्न इंडिया। यहाँ पर हमको ज्यादातर देखने को मिलती है कोस्टल लाइन यानी कि समुद्री किनारे हमको देखने को मिलेंगे। इसी साउथ के पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि ये सारे जो समुद्र के किनारे हैं वो सारे, वेस्टर्न में यानी कि ये सारे जो समुद्र किनारे हैं ये सारे आपको जितने भी हमारे यहाँ पर कोस्टल प्लेन देखने को मिलती है वो सारी चीजें साउथ के हिस्से में देखने को मिलेगी। वही यहाँ पर है हिमालयन माउंटेन्स लोकेटेड इन दिस पार्ट, नॉर्थर्न पार्ट स्प्रेड मोर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। The area of south of Tropic of Cancer has a triangular shape and traps between the South Peninsular Plateau, included Eastern Coastal Plain and Narrow Western Coastal Plain। वापिस अगर इन शॉर्ट देखें तो ये जो इंडिया का है, इंडिया की जो मेन लैंड है वो कहीं ना कहीं एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से शुरू होती है जो साउथ तक आती है। इंडिया के मेनलैंड की बात करें तो जो हमारी नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन है वो 8 डिग्री 4 लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड तक देखने को मिलेगी और ईस्ट की जो लैटिट्यूड है वो आपको 68 डिग्री 7 लैटिट्यूड से 97 डिग्री 25 लैटिट्यूड देखने को मिलेगी। उसके बाद 23 डिग्री 5 लैटिट्यूड पर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन गुजरती है जो इंडिया के ऑलमोस्ट मिडल में से गुजरती है और इसी वजह से इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो फर्स्ट पार्ट है नॉर्थ वो ईस्ट और वेस्ट में बहुत ज्यादा फैला हुआ है और जितने भी हमारे हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयन रेंजेस है वो सारे नॉर्थ के हिस्से में आपको देखने को मिलेगी। साउथ की बात करें तो ट्राइंगुलर शेप क्रिएट होने लग जाता है, पेनिनसुला प्लेटू जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी देखने को मिलेगी यानी कि हमारे जो समुद्री किनारे है वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये है नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गुजरात से कहीं ना कहीं हमारा समुद्र किनारा शुरू होता है जो अप टू इतना पूरा कवर कर लेता है यानी यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी सारे ही मेन ओशंस के साथ हम लोग कोस्टल लाइन शेयर करते हैं। नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हुए द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया आर ऑलमोस्ट इक्वल। अगर हम लोग इंडिया की लंबाई और पौलाई यानी कि अगर हम लोग इंडिया की हाइट और वेट देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट इक्वल है। इन किलोमीटर्स आप देखिए कि गुजरात से जो अरुणाचल प्रदेश का डिस्टेंस है यानी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वो है 2933 किलोमीटर और अगर हम लोग नॉर्थ टू साउथ देखें यानी कि ऊपर लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक तो वो है 3214 किलोमीटर यानी कि दोनों के ही बीच में अराउंड 200 प्लस किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिलता है जो इतना ज्यादा बोला जाता नहीं है। यानी कि अगर इंडिया को आप लोग हाइट और विड्थ से देखने जाते हो तो उसके अंदर ऑलमोस्ट वो इक्वल देखने को मिलेगा, 100 टू 100 किलोमीटर का ज्यादातर डिफरेंस देखने को मिलेगा।
डिफरेंस ऑफ 2 आवर इन द लोकल टाइम्स बिटवीन टू स्टार्टिंग प्लेस ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2933 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ के थोड़े टाइमिंग्स में चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जब सनराइज होता है यानी कि सूर्योदय होता है, तब गुजरात में अभी भी रात होती है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर जो ये 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होता है। इसका यही रीजन है कि यहाँ का जो डिस्टेंस है, सनराइज यहाँ से होता है तो पहले वो यहाँ पर सनराइज होगा, फिर ऊपर जाएगा तो वो धीरे धीरे पूरे गुजरात तक लाइट आएगी। यानी कि इसका यही डिफरेंस है कि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है उसके बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सनराइज होता है तो गुजरात में अभी भी नाइट होती है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम 82 डिग्री 30 लैटिट्यूड ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और लाइन जा रही है जो यहां से जा रही है। ठीक है, इसको बोला जाता है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। अब ये IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारे इंडिया के टोटल 5 स्टेट में से चल जाता है। अब ये क्या होता है कि इंडिया का टाइम पता करने के लिए होता है। आपने कभी भी कोई फॉर्म भरा होगा तो उसके अंदर आता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता, यानी कि वो ये टाइम होता है जिसकी डिग्री होती है 82 डिग्री 30 लैटिट्यूड पर ये सिचुएटेड करता है, जिसकी वजह से हम पूरे इंडिया का टाइम कहीं ना कहीं पता कर सकते हैं कि इंडिया में एग्जैक्टली बजे कितने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 आवर्स का हमको डिफरेंस ऐसे सनराइज के फॉर्म में देखने को मिलता है, बट इन फॉर्म ऑफ टाइम यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 से 3 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है। बट धीरे धीरे अब वो डिफरेंस भी हमने क्या कर लिया है? कवर अप कर लिया है। अभी ऑल ओवर इंडिया में सेम ही टाइम देखने को मिलता है, और ये होता है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जहां से हमको पता चलता है, जिसको पर्टिकुलरली बोला जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, जो आता है 82 डिग्री 30 लैटिट्यूड पर। और यही है इंडिया का बेसिकली जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर हम रिवीजन की बात करें तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट के नॉर्थन हेमिस्फीयर जो शुरू होता है, जो एक्सटेंड होता है साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इंडिया के अगर मेन लैंड की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ से लेकर साउथ का जो है वो 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड से 8 डिग्री 4 लैटिट्यूड आपको देखने को मिलेगा। ईस्ट टू वेस्ट अगर देखते हैं तो 68 डिग्री 7 लैटिट्यूड से 97 डिग्री 25 लैटिट्यूड आपको देखने को मिलेगा। इन किलोमीटर अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ टू साउथ का है 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट का है 2933 किलोमीटर, यानी कि दोनों के बीच में 200 से 250 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल आपको देखने को मिलेगा इंडिया की लेंथ और विड्थ। यहीं पर अगर इंडिया के बीच की बात करें तो यहाँ पर 23 डिग्री 5 लैटिट्यूड पर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन गुजरती है, जो ऑलमोस्ट इंडिया के मिडल में से गुजरती है, जो इंडिया को 2 हिस्से में डिवाइड कर देती है, 1 और 2, यानी कि नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ के अगर इंडिया की बात करें तो आपको ईस्ट और वेस्ट में ज्यादा फैला हुआ इंडिया देखने को मिलेगा। हमारे हिमालयन माउंटेन्स जो है, हिमालयन की जो चीजें है वो सारी नॉर्थ के हिस्सों में ही है। साउथ की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलेगा। धीरे धीरे इंडिया यहाँ पर क्या होता है? पतला होता जाता है। हमारे यहाँ पर कोस्टल लाइन इंक्रीज होती है। कोस्टल लाइन यानी कि समुद्री किनारे आपको साउथ में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम स्टैंडर्ड लाइन की बात करते हैं तो 82 डिग्री 30 लैटिट्यूड पर एक हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जाती है, ठीक है, जिसको टाइम लाइन मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन भी बोला जाता है, जो ऑलमोस्ट 5 स्टेट्स के अंदर होके जाती है। अब ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये हमारा यहाँ पे टाइम शो करने के लिए दिखाई जाती है कि इंडिया में एक्चुअल टाइम क्या होता है। वो सारे इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग हमारे यहाँ पर के 8 बजे 9 बजे 8:30 बजे ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है। नेक्स्ट अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि एरियाज के बारे में। तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंडिया के अगर एरिया की बात करते हैं तो इंडिया का एरिया है टोटल 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया का है। एंड इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर एरिया की बात करते हैं तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है दुनिया में? 7th नंबर पर आता है। ये चीज याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में आता है कि जो इंडिया का है वो पोजीशन कौन से नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो आता है 7th नंबर पर। उसके अलावा ऐसी कौन सी 6 कंट्री है जो इंडिया से बड़ी है? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये जो 6 कंट्री है इंडिया से बड़ी है, मतलब इंडिया से पहले जो 6 नंबर है वो कौन से है? तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और 7th नंबर पर कौन सी आती है? इंडिया। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ एशिया। हमने पहले भी देखा कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें इंडिया जो है वो साउथर्न पार्ट में आता है, यानी एशिया कॉन्टिनेंट की बात चल रही है। पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया कहां पर आता है? तो साउथ एशिया के अंदर आता है।
In the north, Lofi mountains ranges are spread over hundreds of kilometers from west to east डायरेक्शन। अगर हम इंडिया की बात करते हैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक टोटल आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, लोफी रीजन्स देखने को मिलेगा, हाई एल्टीट्यूड देखने को मिलेगा। आप समझ जाए कि आप गुजरात पर जो लैंड पर है, वहीं से अगर आप दिल्ली के बाद जब आप हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार के बाद जब आप मनाली के लिए या आगे केदारनाथ के लिए या आगे उत्तराखंड के या हिमाचल के कोई भी जगह पर जाते हो, तो आप ऊपर जाते हो, यानी कि आप पहाड़ों के अंदर कार चलाते हो या पहाड़ों पर बस चल रही होती है, यानी कि आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते रहते हो। और यही रीजन है कि हम लोग हाई एल्टीट्यूड यानी कि माउंटेन्स के ऊपर भी हम लोग जा पाते हैं, और हमने वहां पर भी एक पूरे की पूरी स्टेट्स और ये सारी चीजें डेवलप की हुई है। That is why the community with Tibet, China is possible only through passes located in high altitude। और ये जो हाई एल्टीट्यूड पे हमने रास्ते बनाए, हाई एल्टीट्यूड पे हमने डेवलपमेंट किया, यानी कि आप उत्तराखंड ले लो, हिमाचल ले लो, लेह ले लो, लद्दाख ले लो, ये सारे जो हाई एल्टीट्यूड पर जगह है, यहाँ पर हम लोग पहुंच पाते हैं। और यही रीजन है कि हम लोग तिब्बत और चाइना से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनकी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हाई एल्टीट्यूड, अगर वहां पर सिर्फ माउंटेन्स ही होते, हमने कभी वहां पर डेवलपमेंट किया ही नहीं होता, हम इतने हाई एल्टीट्यूड पर जा ही नहीं पाते, तो हम लोग कभी तिब्बत या चाइना के साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते। ये कम्युनिकेशन का रीजन है कि हमने माउंटेन्स, लोफी रीजन्स पर भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किया और हम लोग हाई एल्टीट्यूड तक रहते हैं। Bay of Bengal lies at the east, Arabian Sea in the west, Indian Ocean to the south of peninsular India। और अगर इंडिया के 3 ओशंस की बात करें, तो जो ईस्ट का पार्ट है, यानी कि जो वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ईस्ट की बात है, वहां पर जो पर्टिकुलर जो ओशन है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल। गुजरात वगैरह की बात करते हैं, यानी कि इंडिया का वेस्ट का हिस्सा, तो उसमें आता है अरेबियन सी, और साउथ की बात करते हैं यानी कि सेंटर, तो उधर आता है इंडियन ओशन। यहाँ पर आप चीज समझिए कि जो वेस्ट बंगाल है ना इंडिया का, वो ईस्ट है, और जो गुजरात वगैरह है वो वेस्ट पाता है, यानी कि नॉर्थ और साउथ तो आपको पता है कि जहां पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आता है वो नॉर्थ, साउथ भी आपको पता है कि कन्याकुमारी, तमिलनाडु वाला साउथ। ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूजन होता है, इसलिए बता देता हूं कि जो ईस्ट का पार्ट है वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल, 7 सिस्टर वाला पार्ट है, वेस्ट बंगाल जहां पर आता है, और जो वेस्ट का पार्ट है वो गुजरात, राजस्थान जहां पर आता है वो होता है इंडिया का वेस्ट। तो वही बताया हुआ है कि ईस्ट का जो पार्ट है, यानी कि 7 सिस्टर है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारी जगह, वहां पर हमारा कोस्टल लाइन किससे शेयर होता है? बे ऑफ बंगाल के साथ। इस तरफ अगर वेस्ट की बात करते हैं, गुजरात वगैरह जो शेयर करती है, तो वो होता है अरेबियन सी, और सेंटर की अगर बात करें तो वो आता है इंडियन ओशन। द सी इज यूटिलाइज्ड एज अ वाटरवे, ठीक है, जो सी है वो वाटरवेज के लिए यूटिलाइज होता है, यानी कि जो समुद्र से अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होता है तो वो सारा वाटरवेज से होता है। Even though the land routes are obstructed by surrounding mountains, India has accepted all cultural elements arriving from outside, and these have merged into Indian society। हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर इतने माउंटेन्स के ऑब्स्ट्रकल है। माउंटेन के ऑब्स्ट्रकल किसको बोलते हैं? कि भाई रास्ते के बीच में माउंटेन्स आ गए, या बहुत सारी जगह पर इंडिया में आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी, तो हमने कभी भी उससे हारे नहीं। हमने उस माउंटेन रेंजेस को ऐसे अडॉप्ट किया है कि वो एक इंडियन कम्युनिटी का पार्ट हो, इंडियन सोसाइटी का पार्ट हो, और हमने वो सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और कहीं ना कहीं हाई एल्टीट्यूड पर भी रहना सीख लिया है, लो एल्टीट्यूड पर रहना भी सीख लिया है। यानी कि माउंटेन हमारे लिए कभी कोई ऑब्स्ट्रकल नहीं बना। इंडिया को जो चीज उसको जियोग्राफिकल लोकेशन में मिली, समुद्र मिला एक्सेप्ट किया, माउंटेन मिला एक्सेप्ट किया, रिवर मिली एक्सेप्ट की, यानी कि जैसा मिला वैसा हमने इंडिया को एक्सेप्ट किया, और उसी के अंदर हमने उसके अंदर प्रोग्रेस दिखाई है। इंडिया होल्ड्स अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इट हैज अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट आल्सो। इंडिया इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेट करता है। वर्ल्ड मैप की बात चल रही है, वर्ल्ड मैप में जो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, इसी वजह से इंडिया का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसा है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी कोस्टल लाइन हो, इतना हिमालयन माउंटेन रेंज देखने को मिल रहा हो, इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वली बीच में से जाता हो, जिसकी वजह से नॉर्थ के इस समय स्नोफॉल देखने को मिलती है, तो साउथ के इस समय स्नोफॉल नहीं होती है। 7 सिस्टर जहां पर आपको ऑलमोस्ट 12 महीने बारिश देखने को मिलेगी, वहीं पर अगर आप वेस्ट में आते हो गुजरात वगैरह पे, तो वहां पर आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि सीजनेबल रेंज देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर आप देखते हो तो हमारे पास थार डेजर्ट जितना बड़ा डेजर्ट भी है, पर अरावली रेंज जैसा ग्रीनरी भी देखने को मिलता है। यानी कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर हर एक नेचुरल एलिमेंट, हर एक चीज देखने को मिलती है, स्ट्रीम से लेके, रिवर से लेके, ओशन से लेके, वाटरफॉल, हर एक चीज इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। Oceans have contributed immensely in developing natural relation in ancient time, और ये ओशंस की वजह से ही हमने बहुत ज्यादा नेचुरल
और ये ओशंस की वजह से ही हमने बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस बनाए एशियन टाइम में, यानी कि पहले के टाइम पर एरोप्लेन नहीं थे, जिसकी वजह से एयरवेज तो पॉसिबल था ही नहीं। वाटरवेज इकलौता सोर्स था जिससे हम पूरी दुनिया में ट्रेड करते थे, पूरी दुनिया में हमने बिजनेस किया। ये सारे रीजंस की वजह से जो वाटरवेज है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले से इंडिया के अंदर है। अब देखते हैं, इंडिया है ट्रेड रिलेशन विद ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सिंस एशियन टाइम। बहुत ही पहले के टाइम से, यानी कि बहुत पुराने टाइम से, एशियन टाइम से हम लोगों के ट्रेड यानी बिजनेस रिलेटेड जो रिलेशन है वो किस किस के साथ है, तो ईस्ट अफ्रीका के साथ है, वेस्ट एशिया के साथ है, साउथ एशिया के साथ है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ है। ये सारे ही पर्टिकुलर रीजन्स के साथ हमारे बहुत पहले से ट्रेड यानी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज करते आए हैं। इंडिया had developed cultural and trade relation with them due to her location। और इंडिया ने ये जितना भी रिलेशन बनाया, ये रिलेशन बनाने का एक ही रीजन है कि उनका जो लोकेशन, यानी इंडिया का जो लोकेशन है, अगर मेरे को यहाँ से वो चीज नजदीक पड़ती होगी तो मैं वहां पर ट्रेड करूंगा ना। और दूसरा क्या, मेरे को वहां पर जहाँ पे बिजनेस करना है वहां पर जाने के लिए मुझे रास्ता चाहिए, और वो रास्ते हमको मिलते थे वाटरवेज के थ्रू यानी कि ओशंस के थ्रू। इसीलिए ओशंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन एशियन टाइम में भी और करंट टाइम में भी। No country in the Indian Ocean has a long marine boundary as India has due to its strategic location. The ocean is named as Indian Ocean। और इंडियन ओशन का जो अगर मराइन टाइम बाउंड्री की बात करें, यानी कि पूरी दुनिया में से कोई कंट्री नहीं है जिसके पास वो पर्टिकुलर ओशन की इतनी बड़ी मराइन लाइन हो या इतना ज्यादा बाउंड्री शेयर करता हो, इसीलिए वो पर्टिकुलर ओशन का नाम इंडियन ओशन दिया गया है और कोई कंट्री का नाम नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो कंट्री इकलौती इंडिया ऐसी कंट्री है जिसकी मराइन बाउंड्री इतनी बड़ी है कि उसको एक ओशन का नाम देना बहुत ज्यादा वैलिड है, इंडियन ओशन। क्योंकि इंडियन ओशन की सबसे बड़ी जो मराइन बाउंड्री है वो इंडिया शेयर करता है और कोई कंट्री शेयर करती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंटरनेशनल वाटरवेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर हम इंडिया के लोकेशन के वाटरवेज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की लोकेशन इस तरीके से बनी हुई है कि वहां पर हर एक जो रीजन है वहां से वाटरवेज करना पॉसिबल है। With the opening of Suez Canal in 1869, the distance between India and Europe has reduced by about 7,000 किलोमीटर। जब स्विस कैनाल ओपन हो गई थी, स्विस कैनाल कब ओपन हुई थी तो 1869 में। 1869 में जब स्विस कैनाल ओपन हुई थी तो इंडिया से इंग्लैंड का जो वाटरवेज का जो किलोमीटर का डिस्टेंस था वो तकरीबन 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो चुका था। यानी आप समझिए कि कोई भी रास्ता अगर एक बार बंद है तो आपको घूम के जाना पड़ता है। स्विस कैनाल वैसा ही था। जब स्विस कैनाल ओपन हो गई, यानी कि अभी हमको घूम के जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली जा सकते हैं, तब हमारा तकरीबन 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस हो गया। किसके बीच में? इंडिया और इंग्लैंड के वाटरवेज के बीच में। सी रूट कनेक्टिंग ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका एंड यूरोप पासिस थ्रू द इंडियन ओशन। अब कोई भी कंट्री में अगर यहां से बाहर, यानी कि इंडियन ओशन का यूज कब होता है तो जब किसी को भी ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका और यूरोप अगर जाना हो तो उन्हें इंडियन ओशन का यूज करना पड़ता है, यानी कि उनको कंपलसरी इंडियन ओशन में होते हुए ही उन कंट्रीज में जाना पड़ेगा। द करिकुलम अफ्रीकन वाटरवेज एंड स्विस कैनाल वाटरवेज पासिस बाय इंडिया। ठीक है, अगर स्विस कैनाल में किसी को जाना हो तो भी उनको इंडिया होके जाना पड़ता है, और अफ्रीकन कंट्रीज में अगर कुछ ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी करनी है तो भी उनको इंडियन ओशन यानी कि इंडिया होते हुए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। Canada and USA can be reached through the same waterways via Strait of Malacca and the Pacific Ocean। अगर किसी को यूएस और कनाडा जाना हो तो भी उनको यही वाटरवेज यूज करना पड़ता है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ माल्का या पैसिफिक ओशन होके उनको वाया इंडियन ओशन जाना पड़ता है। यानी कि आप समझिए कि अगर यहाँ पर बात क्या हो रही है कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि इंडिया के जो इंडियन ओशन हो गया या बाकी सारे इंडिया का जो जियोग्राफिकल लोकेशन वो कैसे यूजफुल होता है, तो पूरी दुनिया को अगर वाटरवेज कहीं ना कहीं करना पड़ता है, स्विस कैनाल में जाना हो या अफ्रीका जाना हो या यूएसए कनाडा जाना, तो उनको कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के अंदर आना पड़ता है, यानी कि इंडिया के मराइन बाउंड्री के अंदर आना पड़ता है। तो ये सारी ही चीजें हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन में इंक्लूड होती है और एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है। इसीलिए ये सब आपको इन एजुकेशन बताया जाता है कि आपको भी पता हो कि इंडियन ओशन जो है वो किस लिए यूज होता है, इंडिया का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है यानी कि इंडिया जहां पर सिचुएटेड हुआ है वो कितनी अच्छी जगह मिली हुई है। इंडिया हैज कॉन्टैक्ट विद मेनी कंट्रीज सिंस मेनी सेंचुरीज। हमने सदियों से, मतलब बहुत सारे सेंचुरीज हो गई और हमारी बहुत सारे कंट्रीज के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स है। अगर आप पहले भी देखोगे तो इंडिया जो है वो पहले से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहा है दुनिया के लिए, और इसी की वजह से लोग इंडिया के साथ कांटेक्ट करना चाहते भी थे और किया भी है। बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पर आए, कहीं ना कहीं इंडिया ने इसकी वजह से गुलामी भी की और बाद में आजाद भी हुआ। यानी कि बहुत सारी सेंचुरीज से हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्टेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं,
गुड्स एंड आइडियाज आर बीइंग एक्सचेंज इन एशियन टाइम। हमारे यहाँ पर इंडिया और दूसरी कंट्रीज के बीच में गुड्स और आइडिया, यानी एक होता है सामान का इधर उधर होना और होता है आइडिया, यानी कि किसी ने दूसरा कल्चर इन्फ्लुएंस कर लिया। जैसे इंडिया ने कहीं ना कोई थोड़ा बहुत वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया है, वहीं पर वेस्टर्न लोगों ने कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया है। तो ये सारे गुड्स और आइडियाज का भी हमने बहुत टाइम एक्सचेंज किया हुआ है। Similarly, concept of Upanishad, stories of Ramayana and Panchtatra, Theravist method, Indian numerical figures, decimal system, etc. could reach many part of the world. अगर हम इंडिया के कल्चर की बात करते हैं तो उपनिषद हो गए, हमारा वेद हो गए, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, श्रीमद् भागवत गीता हो गई, उसके अलावा हमारा मैथमेटिशियन फॉर्मूलाज हो गए, हमारा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हमारा आयुर्वेद, हमारा योगा, अनेकों चीजें ऐसी है जो इंडिया से ओरिजिनेट हुई और पूरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया है। क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि वो इस चीज को मानते हैं, समझते हैं और पॉजिटिव इंपैक्ट उन्होंने देखा, इसीलिए पूरी दुनिया ने कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को अडॉप्ट की है। Thus, an important location in South Asia, there are 28 state, national capital and 7 union territories in India. और ये साउथ एशिया का सबसे एक बेहतरीन कंट्री है इंडिया, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 28 स्टेट्स, एक नेशनल कैपिटल और 7 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के आसपास की कंट्री कौन है, कि इंडिया का पड़ोसी कौन है। पड़ोसी मतलब हमारे आसपास की कंट्री कौन सी है। इंडिया हैज अ कॉमन लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। हम लोग एक कॉमन लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, जो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं पहले इंडिया का ही पार्ट था, बाद में 1947 के बाद पाकिस्तान अलग हो गया। यानी कि हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, लैंड मतलब एक लेवल पर अगर हम किसी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन नॉर्थ वेस्ट विद चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में अगर बात करें, यानी कि नॉर्थ यानी ऊपर और ऊपर के वेस्ट साइड में अगर हम बात करें तो हम तिब्बत, चाइना और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं पर अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हम लोग म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आप समझिए, पहले हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो हम लोग करते हैं चाइना, तिब्बत और भूटान के साथ। वहीं पर अगर इस साइड देखते हैं तो हम लोग म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इन द साउथ श्रीलंका एंड मालदीव्स आर मैरीटाइम टाइम नेबर। और अगर हम साउथ में देखते हैं, साउथ में हमने देखा कि ओशियन है, बट ओशियन में भी हमारी जो सबसे करीबी कंट्री यानी कि मैरीटाइम टाइम हम जिसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो है श्रीलंका और मालदीव्स। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय पैल्क स्ट्रेट एंड गुल्फ ऑफ मन्नार। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो कहीं ना कहीं डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को बोला जाता है पाल्क स्ट्रेट और गुल्फ ऑफ मन्नार। यानी कि इंडिया और श्रीलंका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पाल्क स्ट्रेट और गुल्फ ऑफ मन्नार की वजह से। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, व्हाइल अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। और इंडिया के अपने दो सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जो एक अरेबियन सी में जिसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड और एक है बे ऑफ बंगाल में जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। बहुत टाइम ऐसी गलती होती है कि इंडिया को हम लोग देखते हैं बट इंडिया के मैप में हम लोग अंडमान और लक्षद्वीप को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती कह सकती है। आप अगर कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहां पर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमेशा याद रखना, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड दोनों ही इंडिया के हैं, इंडियन सिटीजन्स वहां पर रहते हैं और वो इंडिया का ही पार्ट है। नेबरिंग कंट्री की बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, तिब्बत, चाइना, इस तरफ म्यांमार और बांग्लादेश। साउथ में अगर देखें तो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया का अपना जो लोकेशन और एरिया है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। तो हमारे पास वाटरवेज है, हमारे पास हिमालयाज है, हमारे पास ऐसे सिस्टम्स है जहां पर हम कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड क्रस्टेड मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब ये जितना भी आप देखते हो कि ये इंडिया बना, यहाँ पर माउंटेन्स बने, कहीं पर ओशियन आ गए, कहीं पर पर्टिकुलर लैंड मिल गई, ये सारे के रीजन होते हैं टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे अर्थ के अंदर होती है, यानी कि जमीन के अंदर बहुत नीचे होती है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है यानी कि थोड़ा भी शेक करती है तो दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं, या तो डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव। यानी कि पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड बनता है या बिगड़ता है, दोनों के पीछे रीजन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स। Both constructive as well as destructive effect of their movement can be seen। हमारे यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव यानी कि बनना और बिगड़ना, दोनों के पीछे रीजन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है थोड़ा भी मूवमेंट करती है तो दोनों में से कोई एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप अर्थ के बारे में जितना इंटीरियर के बारे में जानोगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्रस्ट कहां पर है, लावा कहां पर है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहां पर है, उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अर्थ के अंदर की रिसर्च बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है।
द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स ओवर द सेमी लिक्विड रॉक्स ऑफ द एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जब क्रस्ट होता है, क्रस्ट के ऊपर जो सेमी लिक्विड फॉर्म के रॉक्स घूम रहे होते हैं, वहां पर जो पर्टिकुलर एस्थेनोस्फीयर होता है, वो सारे रीजंस होते हैं कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के अंदर कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गई, ये सारे रीजंस के पीछे टेक्टोनिक प्लेट का हाथ होता है। हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव प्रोसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर जब रेडियो एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि एक्सट्रीम हीट और प्रेशर जब बनता रहता है, तो ये सारी प्रोसेस से आपको लावा जैसी चीजें देखने को मिलती है। या फिर हमारे यहाँ पर जो आप जितना भी अर्थ के अंदर खुदाई करते करते नीचे जाओगे, आपको उतना ज्यादा गर्मी यानी कि हीट देखने को मिलेगी। इट टेंड्स टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय जनरेटिंग कन्वेक्शनल करंट्स। यानी कि अगर आप देखते हो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से धीरे धीरे जब आप लैंड की तरफ बढ़ते हो, तो वो जो सारी चीजें होती है ना, वो कम होती जाती है। यानी कि नीचे बहुत ज्यादा लावा होता है, बहुत ज्यादा क्रस्ट में आपको देखने को मिलेगा, रॉक्स होते हैं, रॉक्स सेमी लिक्विड फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के गैसेस देखने को मिलेगी। धीरे धीरे जब आप ऊपर लैंड की तरफ बढ़ते हो, तो जो करंट्स होते हैं वो कम होते जाते हैं, यानी कि जो हीट होती है वो कम होती जाती है। और ये सारे जो आपको लैंड के यानी कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बातें हैं, ये बहुत ज्यादा डीप है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, दिस अपवर्ड करंट्स ब्रेक द upper layer into layer pieces which are known as lithospheric plate and or tectonic plates। ठीक है, और धीरे धीरे जब ये हीट ऊपर आती जाती है और दरारें पड़ने लगती है, यानी कि जमीन फटने लगती है, तो उसको बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट या फिर टेक्टोनिक प्लेट। अब समझिए आप कि आपने देखा होगा कि जो एक पर्टिकुलर अफ्रीका का एक हिस्सा है वो टूट के दूसरी तरफ आने लगा है। तो ये सारी चीजें कब होती है? जब एक हीट ऊपर आती जाती है, हीट और प्रेशर बन जाता है, तो ऊपर दरारें आने लगती है। जब जमीन फटने लगती है, यानी कि जमीन के अंदर दरारें देखने को मिलती है और एक पर्टिकुलर जो हिस्सा है वो टूट के अलग हो जाता है, तो उसको बोला जाता है लिथोस्फेरिक या टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलती है। ये सारी प्रोसेस एक दो दिन की नहीं होती है, हजारों साल की प्रोसेस होती है। उसके बाद कोई टेक्टोनिक प्लेट अलग होती है या फिर कोई जमीन का टुकड़ा अलग होता है। हमारे यहाँ पर बेसिकली 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलती है, यानी कि पूरी दुनिया में 7 टेक्टोनिक प्लेट मेजर जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें से फर्स्ट है पैसिफिक प्लेट, सेकंड है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ यूरोशियन प्लेट, फिफ्थ अफ्रीकन प्लेट, सिक्स्थ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सेवंथ एंटार्क्टिक प्लेट। यानी कि पूरी दुनिया में ये जो 7 टेक्टोनिक प्लेट है, ये सबसे ज्यादा मेजर है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में आती है। अगर वापस देखें तो पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरोशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट, ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट है जो हमको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। एट सम प्लेसेस दिस प्लेट्स आर डेरिवेटिंग अवे फ्रॉम ईच अदर व्हिच आर नोन एज डाइवर्जेंट प्लेट्स। अब आप समझिए यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट क्या होता है। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाने लगती है, यानी कि जब सपोज ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, जब ये दोनों प्लेट यहाँ पर है, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर होने लगती है, तो उसको बोला जाता है डाइवर्जेंट प्लेट। यानी कि ये जो दो प्लेट है ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है, यानी इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट प्लेट। नेक्स्ट है एट सम प्लेस दिस प्लेट कम क्लोजर टू ईच अदर व्हिच इज नोन एज कन्वर्जन प्लेट। ठीक है, और दूसरा कि जब ये दो प्लेट, सपोज ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से करीब आती जाती है, यानी कि क्लोज आती जाती है, तो उसको बोला जाता है कन्वर्जन प्लेट। ठीक है, यानी ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दोनों एक दूसरे के करीब आती जा रही है, इसको बोला जाता है कन्वर्जन प्लेट। And plates due to the divergence conversion process fold and fluid take place due to the move of these plates over millions of year shapes of landform as their as location have changed। जब ये कन्वर्जन और डाइवर्जन जो प्लेट्स है, यानी कि जो दो प्लेट अगर एक साथ दूर जाती है तो उसको बोला जाता है डाइवर्जन, और पास आती है तो कन्वर्जन। ये जब प्रोसेस होती रहती है हजारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर तक ये प्रोसेस होती है, तब जाके कोई एक आपको लोकेशन के अंदर चेंज देखने को मिलेगा, एक अलग कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा या फिर एक अलग जियोग्राफिकल लोकेशन देखने को मिलेगा। यानी एक दो आपको पता भी नहीं चलेगा कि डाइवर्जन प्लेट हो रही है या कन्वर्जन हो रहा है, आपको बिल्कुल भी अंदाजा भी नहीं आएगा। ये बहुत धीरे धीरे, मतलब आप महसूस भी नहीं कर सकते हो, इतना धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है मिलियंस ऑफ ईयर तक। द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेक्टोनिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज ऑन द अर्थ। डाइवर्जन प्लेट यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, डाइवर्जेंट होती है, तब हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी फटना, ये सारी चीजें कब होती है? जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है, डाइवर्जेंट होती है।
Wherever this drifting plate have collided with one another, it has resulted into mountain building process. और जब प्लेट्स के बीच में कन्वर्जन प्रोसेस होती है, यानी कि दोनों प्लेट एक दूसरे से करीब आती है और एक दूसरे से टकराती है, तब हमारे यहाँ पर पहाड़ यानी कि माउंटेन्स बनते हैं। आपने भी कभी सोचा होगा कि ये पहाड़ इतने ऊपर ऊपर बने कैसे, पत्थर वहां पहुंचे कैसे? तो जब दोनों प्लेट्स के बीच में कन्वर्जन प्रोसेस होती है, यानी कि दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराती है, तब एक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। Wherever these plates drift away are created within landsform and oceans. जब ये दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी एक्टिविटीज देखने को मिलती है तो लैंड और ओशियन दोनों बनने का रीजन होता है। लैंड इसलिए बन सकता है क्योंकि अब देखो दो प्लेट्स टकराए, वहां पर एक लैंड फॉर्म क्रिएट हो जाता है। ओशन तब होता है जब प्लेट दूर चली गई, बीच जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाती है, टकरा जाती है, उसके बीच में जब वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, या फिर वर्ल्ड में जो ओशंस होते हैं उन सब में सुनामी देखने को मिलती है, तब जाके दोनों प्लेट्स के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? ओशंस देखने को मिलेंगे, या फिर ओशंस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। The continents situated along these fissures are drifting apart continuously. Such plates are called divergent plates. हमारे यहाँ पर दुनिया में ऐसे अलग जगह पर ऐसा बोला जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है वो धीरे धीरे सरक रहे हैं, या धीरे धीरे वो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के बीच में से टूट रहे हैं या फिर फट रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है डाइवर्जेंट प्लेट्स, यानी कि कहीं ना कहीं हजारों साल से हमारे पृथ्वी के अंदर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, इसी वजह से डाइवर्जन प्रोसेस हो रही है। यही रीजन है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर अलग अलग जो नेचुरल क्लाइमेटीज आपको देखने को मिलती है वो सारी होती है। अब आप समझिए कि डाइवर्जेंट यानी क्या होता है कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है। कन्वर्जेंट यानी क्या होता है? जब दो प्लेट एक दूसरे से करीब आती है। एक और थर्ड टाइप होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसको क्या बोला जाता है? जब दोनों प्लेट एक दूसरे से ऊपर नीचे के डायरेक्शन में सरकते हैं, यानी कि ये ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है, जब ऐसे कोई प्लेट होती है तो उसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये पर्टिकुलर जो कब होता है कि जब कोई प्लेट्स के बीच में ऐसा मूवमेंट आ रहा है, ना वो दूर जा रही है ना पास जा रही है, बट वो दोनों एक दूसरे से अलग होती जा रही है, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ वेरी वास्ट एंड एशियन लैंडमास नोन एज गोंडवाना लैंड। अगर हम लोग देखेंगे इंडिया अभी इतने सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में इंडिया जो है वो कौन से लैंड मास का पार्ट है? ऐसा माना जाता है कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड के अंदर इंक्लूड होता है। दिस लार्जेस्ट लैंड मास कंसिडर्ड टू द प्रेजेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ऐसा बोला जाता है कि गोंडवाना लैंड के अंदर कहीं ना कहीं अभी के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका भी इंक्लूडेड है यही गोंडवाना लैंड के अंदर। ओवर अ पीरियड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स द नॉर्थ। ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो बहुत ही तेजी से नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी। इट्स सो बिलीव्ड दैट दिस प्लेट कोलाइड विद द लार्ज यूरोशियन प्लेट बिफोर अबाउट 5 करोड़ ईयर्स। और ऐसा बोला जाता है कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी तो तकरीबन 5 करोड़ साल पहले ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो बहुत बड़ी यूरोशियन प्लेट के साथ टकराई थी। Due to the collision between Indo-Australian and Eurasian plate, the Himalayan mountain system emerged out of Thetis Sea। और ऐसा बोला जाता है कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट एक दूसरे से टकराए थे तो थीसिस सी में से कहीं ना कहीं हिमालयन माउंटेन्स बने थे, यानी कि 5 करोड़ साल पहले ये दोनों प्लेट्स के टकराने की वजह से हिमालयन माउंटेन बने थे। हर चीज का अपना अपना लॉजिक होता है। अगर आप कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी देखोगे तो उसके अपने रीजन होते हैं। यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल फैक्टर्स दिखाए गए कैसे हिमालयन माउंटेन्स बना हो सकता है। तब उस टाइम पर कोई था नहीं, किसी ने अपने आंखों से देखा नहीं। ये एक रिसर्च है, ये एक थियरी बताई हुई है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट जब 5 करोड़ साल पहले टकराए थे तो हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुआ था। A large valley was formed to the south of the Himalayan system, wherein alluvial sediments were deposited by the rivers flowing from north south of it। और ऐसा बोला जाता है कि जब हिमालयन माउंटेन्स बन गए उसके बाद के जो हिमालय का साउथ हिस्सा यानी कि जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी निकलती है, वो सारी जगह पर वैली फॉर्म होने लगी। वैली यानी कि दो पहाड़ों के बीच से नदी निकलने लगी जो एल्यूवियल सेडिमेंट्स लेके चल रही थी, और जो अपने आप में एक फर्टिलिटी यानी कि धीरे धीरे वो सारी रिवर्स जो है वो फ्लो कहाँ से करने लगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि इंडिया के नॉर्थ हिमालय में से वो सारी नदी साउथ की तरफ बढ़ने लगी। Thus, the Ganga plain between Himalayas and the Southern Peninsula was formed। और इसी की वजह से गंगा नदी डेवलप्ड हुई, और उसके बाद जो साउथर्न वैली है यानी कि इंडिया के जो हिमालयंस के बाद जब साउथ में वैली फॉर्म होने लगी। A huge volcanic eruption took place in the northwest of the peninsular plateau, as a result of which the western portion of the plateau was disintegrated and was submerged।
और ऐसा बोला जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे पेनिसुलर प्लेट्यू के जो वेस्ट का पार्ट है वहां पर बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और वो वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से वो पर्टिकुलर टुकड़ा हमेशा के लिए इंडिया से अलग हो गया और वो हमेशा से समुद्र के अंदर मर्ज हो गया। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अरेबियन सी, और यही वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से कहीं ना कहीं अरेबियन सी का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, एक पर्टिकुलर जमीन का टुकड़ा टूट के हट गया और उसके बाद वहां पर अरेबियन सी का डेवलपमेंट देखने को मिला। ड्यू टू दिस सबमर्जन द वेस्टर्न घाट बिकम मोर डिस्टिंक्ट, और यही सारे जो मर्ज हुआ, अरेबियन सी का डेवलपमेंट हुआ, फॉर्मेशन हुआ, इसी की वजह से जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होने लगे इंडिया का, इसीलिए इतना बड़ा कोस्टल प्लेन आपको देखने को मिलता है। Thus, a large diversity is seen in the Indian subcontinent, और ये सारे रीजंस की वजह से इंडिया के अंदर अन्य को डाइवर्सिटीज देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो पहाड़ में रहते हैं, ओशंस के पास रहते हैं, यानी कि हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि अलग अलग लोग यहाँ पर अपने अपने तरीके के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहते हैं। लोफी माउंटेन्स रेंजेस आर सीन इन द नॉर्थ, ठीक है। अगर हम डाइवर्सिटीज की बात इन फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन करें तो आपको नॉर्थ के अंदर लोफी माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जो ढलान वाले पहाड़ होते हैं वो देखने को मिलेंगे। मैनी प्लेट्यू समिट्स एंड पासिस आर सीन विद इन देम, और वही माउंटेन्स के ऊपर आपको ऊंचे ऊंचे समिट्स देखने को मिलेंगे, ऊपर ऊपर हाई पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रीजन्स देखने को मिलेंगे, और ये सारी ही चीजें इंडिया को एक अपना यूनिकनेस होल्ड करवाती है। उसके बाद आता है गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लो इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, और जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियां है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ में बहती है और नॉर्थ में से वो कहीं ना कहीं साउथ की तरफ फ्लो करना शुरू करती है। देयर एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैव फॉर्म दिस प्लेन, और ये जितनी भी जगह है ना जहां पर दो पहाड़ों के बीच से नदियां निकलने लगे, ये जो उनके एल्यूवियल सेंडिमेंट्स थे, ये सारी चीजों ने उनको मदद की कि वो नदियां तेजी से जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वहां से बढ़ते हुए साउथ की तरफ आए। Two edges in the form of ghat of two sides of the plateau and coastal plains are situated on eastern western marines. Thus, India holds a diversified physiography. और इसके बाद हमारे यहाँ पर जो रिवर्स होती है उसके दोनों तरफ आपको घाट्स देखने को मिलते हैं। ये घाट क्या करते हैं, एक रिवर्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और एक यूनिकनेस, एक एस्थेटिक पन दिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, इसके अलावा हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया के पास अपने जो डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी की बात करें कि इंडिया के पास अनेकों चीजें, यानी कि हमारे यहाँ पर 5 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले ऐसे सारी चीजें हुई है टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसकी वजह से इंडिया के पास इतने ओशंस है, इतने रिवर्स है, इतने प्लेन्स है, इतने घाट है। उसके अलावा हमारे पास माउंटेन्स है, हिमालय है, ये सारे का रीजन है कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। चैप्टर 13 पूरा हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।